गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, और जो हमारा टॉपिक का नेम है वो है एडजेक्टिव्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक एडजेक्टिव्स। अब देखिए एडजेक्टिव वर्ड क्या होता है, तो हम सबसे पहले एडजेक्टिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जैसा कि इसकी डेफिनेशन रीड करने के बाद में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ हमको बताते हैं, उसकी क्वालिटी या फिर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्म करते हैं हमें, तो वो वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ऐड करते हैं, उसकी क्वालिटी या उसकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ के बारे में और हमें उसके बारे में नॉलेज देते हैं, तो वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल, सार्थक इज़ अ क्लेवर बॉय, तो बॉय ऑफ व्हाट काइंड, तो सब्जेक्ट के बारे में जो हमें इन्फॉर्म कर रहा है वो वर्ड कौन सा हो गया? क्लेवर। सार्थक क्या है? क्लेवर बॉय। तो जो ये क्लेवर वर्ड आ रहा है वो हमें बता रहा है कि सार्थक कैसा बॉय है, तो ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव वर्ड होगा। उसी तरह से देखते हैं, आई डू नॉट लाइक दैट मैन, तो विच मैन? दैट मैन। तो ये जो दैट वर्ड यूज हो रहा है वो हमारा एडजेक्टिव वर्ड है कि सब नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो इंडिकेट करता है, जो इन्फॉर्म करता है, वो एडजेक्टिव वर्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम, दे गेव मी 4 ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस, हाउ मेनी ऑरेंजेस, कितने ऑरेंजेस हैं? तो कितने ऑरेंजेस हैं? 4। तो ये जो 4 वर्ड हमारा है वो एडजेक्टिव वर्ड है। तो अब देखिए इन सेंटेंस 1, क्लेवर डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द बॉय। जैसा कि हमने ऊपर सेंटेंस में देखा था कि जो ये क्लेवर वर्ड है वो हमें सार्थक की क्वालिटी बता रहा है, तो ये जो क्लेवर वर्ड होगा वो हमारा एडजेक्टिव वर्ड है। उसी तरह से देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2 स्टडी किया है, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इन सेंटेंस 2, दैट पॉइंट, जो दैट वर्ड है आउट विच मैन इज मीन, कि दैट जो वर्ड है वो हमारा विच मैन, कौन सा आदमी है, तो दैट मैन, तो हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि कौन सा आदमी है, तो दैट मैन। तो जो दैट वर्ड होगा वो हमारा एडजेक्टिव वर्ड होगा। उसी तरह से इन सेंटेंस नंबर 3, 4 शोज हाउ मेनी ऑरेंजेस दे गेव मी, तो इसी तरह इस वाले सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 3 में जो 4 वर्ड है वो हमें ये शो कर रहा है कि ऑरेंजेस कितने हैं। तो आपको इन सेंटेंसेस के अंदर से एडजेक्टिव वर्ड है वो फाइंड आउट करने में इजी हो जाएगा। आप इस तरह से इन सेंटेंसेस को रीड करके सिर्फ आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो हमें इन्फॉर्म कर रहा है वर्ड वो हमारा एडजेक्टिव वर्ड होगा। अब देखिए एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी सारी कैटेगरीज हम नीचे पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, an adjective of quality describe the shape, size, color, manners of the noun that is person, place or thing। तो क्वालिटी, जैसा कि हमको इसके एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी में क्या होता है? गुण। तो किसी भी नाउन, नाउन में नेमिंग वर्ड्स जो हमारे होते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग, तो उनके अगर शेप, साइज, कलर, मैनर्स, अगर इनके बारे में हमको इन्फॉर्म करने वाले जो वर्ड होते हैं सेंटेंसेस के अंदर, तो उनको हम एज अ क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं। अब जैसे देखिए, ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर, तो ये ब्रेव क्या है? क्वालिटी। तो ये ब्रेव वर्ड होगा, उसको हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की कैटेगरी में रख सकेंगे। तो आपको ये बात रिमाइंड रखनी है कि क्वालिटी मीन्स गुण होता है, तो किसी भी नाउन की अगर क्वालिटी आपको सेंटेंस में क्वालिटी वाला वर्ड अगर आता है तो वो क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव की कैटेगरी में हम रखते हैं। अब देखिए सेकंड वाला देखते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे हमने यहाँ क्वालिटी देखा था जिसका मतलब गुण होता है, तो क्वांटिटी मतलब मात्रा। तो अगर किसी नाउन प्रोनाउन की हमको मात्रा के बारे में उस वर्ड से नॉलेज मिलता है तो उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे
एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स, प्लेस और पीपल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में अगर हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको हम इस वाली कैटेगरी में रखते हैं कि वो क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स है। जैसे इसके एग्जांपल देखिए आप, सम, मैनी, मच एंड फ्यू। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। क्वांटिटी मीन्स हाउ मच, कि वो कितना है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक, आई नीड सम मनी टू बाय स्टेशनरी। तो देखिए इसमें जो ये सम वर्ड आ रहा है वो हमारा एडजेक्टिव वर्ड है। सम का मतलब कुछ, तो कुछ मनी, हमें इससे हाउ मच इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है ना, कितना, तो कुछ। उस हाउ मच का जो आंसर देने के लिए जो वर्ड हमको सेंटेंस के अंदर फाइंड आउट होता है वो हमारा क्वांटिटी से रिलेटेड होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टाइप हम देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। तो जैसा रेफर्स टू द नंबर ऑफ थिंग्स, अगर हमको सेंटेंस के अंदर किसी नाउन एंड प्रोनाउन के नंबर का नॉलेज मिलता है, उसके नंबर के बारे में, उसकी कितनी संख्या है वो अगर हमें नॉलेज मिलता है, तो वो जो सारे वर्ड्स होंगे वो हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। दे शो हाउ मेनी और द ऑर्डर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। या तो उसके नंबर्स के बारे में हमको नॉलेज मिलेगा या फिर उसका ऑर्डर क्या है, उसका क्रम क्या है, तो इसके बारे में भी हमको नॉलेज मिलेगा। जैसे दिस एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी। यहाँ जो आपका सेंटेंस से अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे क्वांटिटी के अंदर, तो हाउ मच, कितना है, एंड द इस नेक्स्ट टाइम में नंबर्स वाले एडजेक्टिव के वर्ड्स के अंदर अगर आप सेंटेंस से ये क्वेश्चन पूछोगे हाउ मेनी, कि वो कितना है, तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये हाउ मच कितना और हाउ मेनी मतलब, तो ये दोनों आपको ध्यान, इसमें आपको प्रॉपर नंबर पता चल जाएगा, उसका सीरियल सीक्वल पता चल जाएगा। तो एग्जांपल्स देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द बॉयज लाइक क्रिकेट, तो इसमें मोस्ट जो वर्ड है वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव वर्ड। उसके बाद देखिए शी इज़ द सेकेंड गर्ल इन द क्यू, तो हमको एग्जैक्टली इस सेंटेंस को रीड करने के बाद पता चल रहा है कि वो कौन से प्लेस पर है, सेकेंड प्लेस पर है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम, एट द पर्सन, प्लेस और थिंग यूजिंग वर्ड्स लाइक दीज, दोज, दिस एंड दैट। जैसा कि आपको ये वर्ड्स आपने यूज़ किए हुए हैं, दिस और दैट ये हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं, जबकि दीज एंड दोज ये प्लूरल वर्ड्स हैं, तो ये हम एज ए प्लूरल वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर ये 4 वर्ड्स इंक्लूड करे हुए हैं, दिस एंड दीज, दैट एंड दोज। तो दिस एंड दैट ये हमारे सिंगुलर वर्ड्स हैं और दीज एंड दोज ये हमारे प्लूरल वर्ड्स हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, दीज एप्पल्स आर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ये दीज वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया है हमने, क्योंकि ये एप्पल्स हैं, यहाँ पर प्रोनाउन वर्ड है तो इसके साथ हमने दीज यूज़ किया है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर ये 4 वर्ड्स ही हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। एग्जाम्पल आर हु, हुज, विच एंड व्हाट। जैसा कि इंटरोगेटिव वर्ड हमको पता है कि ये क्वेश्चन में यूज़ करते हैं हम, इंटरोगेटिव वर्ड हमारा क्वेश्चन पूछने के काम में आता है। तो ये जो सारे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हो गए उसके अंदर ये सारे वर्ड यूज़ होंगे, व्हाट, विच, हु, हुज। तो ये सारे वर्ड्स आपको देख लेने हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, विच पेन डू यू वॉन्ट टू बाय। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग। तो ये जो सारे वर्ड्स होंगे वो एज अ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज़ में आते हैं हमारे। अब देखते हैं एम्फेसिस एडजेक्टिव। Emphatic adjective are used to emphasize what we want to say, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं।
दीज आर द वेरी शूज़ दैट आई वॉन्ट टू बाय, ये वो शूज़ हैं जो मुझे खरीदने हैं। तो ये इफ़ेक्ट को बताता है, तो ये हमारा एम्फेसिस एडजेक्टिव का टाइप है। अब देखिए ये आपके सामने पूरी टेबल दी हुई है एडजेक्टिव वर्ड्स की, तो ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ये सारे वर्ड रीड कीजिए कि देखिए एडजेक्टिव कैसे बनते हैं। नाउन से एयर से एयरी, प्ले से प्लेफुल, क्लास से क्लासिकल, किंग किंगली, फेथ फेथफुल, होप होपफुल, मेन मेनली, ईयर ईयरली, फेस फेशियल, फॉग फोगी, सिल्क सिल्कन, शेम शेमलेस, करेज करेजियस, मंथ मंथली, वुड वुडन, वेस्ट वेस्टर्न, बॉय बॉयश, ग्लोरी ग्लोरियस, फॉल्ट फॉल्टी, सेंस सेंसलेस, हेवन हेवनली, थर्स्ट थर्स्टी, वीक वीकली, चाइल्ड और चाइल्डिश। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव बने हैं और किससे बने हैं? नाउन वर्ड से। तो ये आपको रीड करने हैं, अच्छे से स्टडी करने हैं। उसी तरह से कुछ एडजेक्टिव्स की टेबल ये भी आपको दे रखी है, अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम मैंने आपको 2.2 करवाई थी। 2.2 में मैंने आपको 14 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था। उस होमवर्क को आप कंटिन्यू करना, उसमें एक भी मिस मत करना, और जो मैं क्वेश्चन नहीं करने को बोल रही हूँ वो आपको नहीं करने। क्लियर? क्योंकि इसमें बहुत सारे सेम एज इट इज़ और फिर ज़्यादा करने से कोई मीन्स नहीं है, इसलिए जो मेन है वो मैं आपको समझाने के लिए वैसे दे देती हूँ। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन है उसको जो मैं कह रही हूँ वो तो करना ही है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, थोड़ा डिफरेंट है। जैसे पहले हमने मल्टीप्लाई वाले सोल्व किए थे कि वर्ड प्रॉब्लम में जिसमें मल्टीप्लाई करना था उसमें मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड उसमें डिवाइड करना था। अब नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर मैं आपको 18 से बता रही हूँ। ठीक है, क्यों 15 से मैं रिबिन वाला तो मैंने करवा दिया था। 16 वाला जो है प्रीति है 65 रुपीज़, शी ब्रॉट सम नोटबुक, इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक इज़ फॉर 1/3, हाउ मेनी नोटबुक डिड ही बाय। इसमें ये बताना है कि उसके पास 65 रुपीज़ है और 1 नोटबुक की आपको कॉस्ट दे रखी है फॉर 1/3। तो आपको कितनी नोटबुक वो परचेज कर सकती प्रीति, तो इसमें आपको क्या करना है? डिवाइड ही करना है। और डिवाइड कैसे करेंगे? 65 डिवाइडेड बाय 4 1/3। फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके अल्टरनेट करके मीन्स इन्वर्स करके आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 17 ड्रॉप करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ये थोड़ा डिफरेंट है, देखना। 3/5 ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल आर गर्ल्स, इफ़ द नंबर ऑफ द बॉयज़ इज़ 494, फाइंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल। ये इसमें ये बताना है कि आपको नंबर ऑफ द जैसे स्कूल में गर्ल्स और बॉयज़ हैं उसमें आपको नंबर ऑफ द बॉयज़ दे रखे कि स्कूल में बॉयज़ हैं 494 बॉयज़ हैं, और आपको इसमें बताना है कि इसमें गर्ल्स कितनी हैं। अब गर्ल्स का इसमें पार्ट दे रखा है कि 3/5 पार्ट गर्ल्स हैं। अब ये नहीं दे रखा है कि कितनी गर्ल्स हैं, जैसे 200 गर्ल्स है, 300 गर्ल्स है, इस टाइप से हमें इसमें ये नहीं दे रखा है। क्लियर? बस ये दे रखा है कि बॉयज़ की आपको नंबर दे रखा है कि बॉयज़ इतने हैं, तो आपको गर्ल्स फाइंड करनी है। अब गर्ल्स का पार्ट दे रखा है कि 3/5। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब मैंने फ्रैक्शन स्टार्ट की थी, चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन होता है क्या है? एक पार्ट, जैसे टोटल स्टूडेंट, जैसे कोई भी चीज़ टोटल होती है ना उसका पार्ट होता है। जैसे हमारे पास टोटल 1 है, अभी तो हम एज्यूम कर रहे हैं 1, अब उस 1 में भी जैसे 3/5 पार्ट, 2/5 पार्ट, तो इस टाइप से जो भी पार्ट होते हैं वो हमें फाइंड करने पड़ते। तो इसमें जैसे दे रखा है कि टोटल स्टूडेंट का 3/5। अब वी नो हैव वैल्यू ऑफ टोटल स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपको दे रखी है, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं कि स्कूल में कितने स्टूडेंट है, बॉयज़ और गर्ल्स मिला के कितने स्टूडेंट है, वो भी हमें नहीं दे रखा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर पार्ट फाइंड करेंगे कि बॉयज़ की दे रखा है, इसका मतलब जो दे रखा है मतलब बॉयज़ का दे रखा है, तो हमें बॉयज़ का पार्ट फाइंड करना है। अब पार्ट कैसे फाइंड करेंगे, देखना कि टोटल हमारे पास 1 है। क्या करेंगे? टोटल, जैसे आप पहले लिखोगे कि टोटल 1। क्लियर? टोटल 1 है, जैसे पार्ट हम टोटल 1 ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये दे रखा है कि गर्ल्स
गर्ल्स नंबर नहीं दे रखी कि इतनी गर्ल्स है, सिर्फ ये दे रखा है कि गर्ल्स का पार्ट, तो गर्ल्स का पार्ट यहाँ पर दे रखा है 3/5 पार्ट, तो इसका मीन्स बॉयज़ कितने हो गए, बॉयज़ का पार्ट कितना हो गया, बॉयज़ का पार्ट कितना हो गया। अब क्या करेंगे हम, टोटल हमारे 1 है, उसमें से हम 3 - 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन है, वही अपॉन 1 कर देंगे, देन LCM 5 - 3, तो क्या हो जाएगा 2/5 पार्ट। इसका मीन्स क्या हो रहा है कि 2/5 बॉयज़ हैं और 3/5 क्या है, 3/5 क्या थी, गर्ल्स थी। अब यहाँ पर हमें बॉयज़ के नंबर दे रहे इतने बॉयज़ हैं, तो जितने बॉयज़ हैं उसके इक्वल में हम ये रख सकते हैं ना, उसके इक्वल में हम ये वैल्यू पुट ऑन कर सकते हैं। अभी 2/5 किसका है, टोटल स्टूडेंट का, कि हम जो भी पार्ट फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जैसे बॉयज़, जैसे टोटल स्टूडेंट होते हैं हमारे स्कूल में, जैसे टोटल स्टूडेंट है क्लास में 50, अब मैंने जैसे बोल दिया कि इसका 2/5 पार्ट फाइंड करो, ठीक है। 2/5 गर्ल्स है, तो 2/5 गर्ल्स फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, 50 का 2/5 पार्ट। एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में भी आया था आपका, जैसे वो टैंक वाला आया था, उसमें भी मैंने आपको बताया कि 2/5 पार्ट फुल है, तो इसका मीन वाटर कितना कंटेन है उस टैंक में। तो वैसा ही क्वेश्चन, वैसा ही है ये कि आपको पार्ट दे रखा हो तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल का, टोटल का फाइंड करें। अब जैसे टोटल का मैंने यहाँ फाइंड कर दिया तो कितने हो जाएंगे, इसका मीन्स गर्ल्स कितनी है क्लास में 20। तो इस टाइप से यहाँ पर भी जैसे स्कूल में टोटल स्टूडेंट का 2/5 पार्ट यहाँ पर बॉयज़ है, तो 2/5 पार्ट यहाँ पर बॉयज़ है, तो क्या हो जाएगा, तो 2/5 है। अब यहाँ पर हमें स्कूल के स्टूडेंट की मतलब स्टूडेंट की वैल्यू नहीं दे रही, इतने टोटल स्टूडेंट है, तो हम टोटल स्टूडेंट को हम क्या ले लेंगे यहाँ पर x, क्या ले लेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पढ़ी नहीं है 6 में, जैसे कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी होती है तो हम एक बार उसको एज्यूम करते रहें। क्या एज्यूम करेंगे, x, कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं, बट जनरली में x ही करना है आपको। तो टोटल स्टूडेंट इन स्कूल क्या हो जाएगा, bx। जैसे हमने एक बार ले लिया कि x स्टूडेंट है, ठीक है, ये टोटल है। अब इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम डायरेक्ट उसमें से टोटल में से क्या कर देंगे, बॉयज़ माइनस कर देंगे। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो पार्ट दे रखा है उसके इक्वल में हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर बॉयज़ की कितने दे रखे, ये बताया था मैंने आपको, कैसे फाइंड हुआ था, 20 पार्ट फाइंड हुआ था ना, तो x मीन्स टोटल स्टूडेंट इनटू बॉयज़ दे रखे हैं, तो बॉयज़ का ही पार्ट लेना है आपको। किसका लेना है, पार्ट किसका लेना है, बॉयज़ का। ऐसे नहीं कि आप गर्ल्स का ले लो, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी है, हमारे पास बॉयज़ की वैल्यू है 2/5, ठीक। ये देखना मैंने ये जो बताया उसको देख के आप करना है कि x मीन्स टोटल, ठीक है। ये तो मैंने क्लास का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर स्टूडेंट का एग्जाम्पल है। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट है नहीं हमारे पास, इसलिए हमने x लिया यहाँ पर इंटू 2/5 हमारे बॉयज़ हैं, ये हमने जो फाइंड किया बॉयज़ इक्वल्स टू कितने दे रखे बुक में 494, ये दे रखे 494। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व कैसे होगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन जब मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर डिनोमिनेटर है नहीं तो आप एक बार 1 ले सकते हो, वैसे लिखना नहीं है। तो 2 × x, अब 2 × x जैसे कोई भी, मैंने आपको जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि कोई भी वेरिएबल को आप कॉन्स्टेंट वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है 2x। मल्टीप्लाई हो सकता है ना, प्लस और माइनस नहीं हो सकते। वैसे मैं अलजेब्रिक पढ़ाऊंगी उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी आपसे इतना समझो कि 2 × x 2x, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपॉन 5, ठीक है, क्यों 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कुछ कट नहीं रहा है, इसको एज इट इज़ रहने दो। अब ये 494 ये इक्वल में एज इट इज़ आ जाएगा। अब मैंने इसमें अब क्या करोगे देखना, बाई टीपी का मीन्स क्या होता है, बाय ट्रांसपोजिंग मेथड। जैसे मैंने आपको लीनियर इक्वेशन लास्ट टाइम में लीनियर इक्वेशन भी पढ़ी थी, तो लीनियर इक्वेशन मैंने बताया था कि ट्रांसपोजिंग मेथड जैसे लेफ्ट टू राइट में शिफ्ट करनी हो डिजिट, या राइट टू लेफ्ट में डिजिट शिफ्ट करनी हो, तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे, जैसे प्लस होगा तो वहाँ माइनस हो जाएगा। किसी भी डिजिट को आप चेंज करते हो, मतलब शिफ्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके आगे के जो भी साइन होंगे
वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड। अब यहाँ पर देखना ये तो कुछ सोल्व हो नहीं रहा है और हमें वैल्यू चाहिए एक बार x की, क्यों वैल्यू x की चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करें, हमको इसे यहाँ पर x की वैल्यू करनी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखना 2x अपॉन 5, तो 2x सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, 5 की बाई टी कर देंगे, 5 की बाई टी कर देंगे, तो 2x एज इट इज रहेगा और 5 की जैसे बाई टी की, अब ये यहाँ पर डिवाइड में, अपॉन में है तो ये डिवाइड में, तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर। अब इसको आप क्या करें, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई मत करो, वैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बट आपको यहाँ नहीं करना है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में कर देना। अब हमें वैल्यू चाहिए x क्यों, हमें 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए x की, तब 2 यहाँ पर x के साथ जितने भी डिजिट है उन सबको शिफ्ट करना है, क्यों हमें वैल्यू इससे ओनली फॉर x की ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब x, अब इसको भी बाई टी पी कर दो, इन दोनों के बीच में क्या होता है हमेशा मल्टीप्लाई का साइन, जो शो नहीं हो रहा है। अब ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने इसको अभी तक सॉल्व नहीं किया है। अब यहाँ पर मैं 2 क्या करूँगी, इनटू में, तो इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा डिवाइड, तो अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व कर दो आप, अब ये फिर से वही क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो, 2 के टेबल से ही कट रहा है, 2 टाइम कट रहा है, ये 4, 1 रिमेनिंग और 7, ठीक है 247। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया तो इसका कोई मीन्स नहीं है, इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 35, ये हो जाएगा 20 और 20 और 3 23, यहाँ हो जाएगा 2 10 और 12, तो इसका मीन्स x की वैल्यू हमारे क्या आ गई 1235, इसका मीन्स क्या, ये हमारे हमने x क्या लिया था टोटल स्टूडेंट, तो इसका मीन्स यहाँ पर आप यहाँ पर क्या लिखोगे टोटल स्टूडेंट कितने हमारे 1235। अब हमारे पास बॉयज़ थे तो हम इजीली हम गर्ल्स फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई है, तो लिख देना नंबर ऑफ गर्ल्स, सो नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल में से हम क्या कर देंगे बॉयज़ फाइंड माइनस कर देंगे, बॉयज़ की वैल्यू माइनस कर देंगे, बॉयज़ कितने थे 494, तो यहाँ पर ये माइनस करोगे तो 1, ये हो जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे 7, तो 741 गर्ल्स है। क्लास में कितनी गर्ल्स है 741 गर्ल्स है। टोटल स्टूडेंट 1235 बॉयज़ ही हो गए और ये गर्ल्स हो गए। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था बट डिफरेंट भी था। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। हम हिस्ट्री के अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। किस प्रकार क्षेत्रीय जो राजा महाराजा हुए थे उनका उद्भव कैसे हुआ था। तो उसमें हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार, पाल्स, चौहान्स इनके बारे में पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट आता है अपने चंडेल्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। द चंडेल्स रूलर रूल्ड ओवर बुंदेलखंड। जो चंडेल वंश के जो राजा महाराजा थे उन्होंने अपना साम्राज्य कहाँ पर स्थापित किया था, रूल्ड ओवर बुंदेलखंड। द लैंड बिटवीन द यमुना एंड द नर्मदा रिवर, जो कहाँ पर आती है, ऐसी ज़मीन जो नर्मदा और यमुना रिवर के बीच में है। प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश एरिया अभी कहाँ पर आती है, मध्य प्रदेश के अंदर आती है। द मोस्ट पावरफुल रूलर इन दिस डायनेस्टी वॉज कीर्तिवर्मन। इस वंश का सबसे पावरफुल जो राजा था चंदेल वंश का, चंदेल डायनेस्टी का, वो कौन था, कीर्तिवर्मन। अंडरलाइन कर देना यहाँ पर, क्योंकि पीछे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि पर्टिकुलर अलग अलग डायनेस्टी से कौन से पावरफुल राजा थे उनके बारे में आपको नेम बताने हैं। क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है। देयर कैपिटल वॉज खजुहारो। इनकी कैपिटल कौन सी थी, खजुहारो। विच हैज़ मेनी ब्यूटीफुल एंड फेमस टेम्पल्स बिल्ट बाय द चंडेल्स। उसके अलावा चंडेल वंश के जो भी राजा महाराजा थे उन्होंने बहुत सुंदर और प्रसिद्ध मंदिर भी बनवाए। और अभी भी हम लोग खजुहारो और यहाँ पे जाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे मंदिर और ये बने हुए थे। ये किसने बनाए थे, चंडेल वंश के, चंडेल डायनेस्टी में बनवाए थे। और इनके जो मोस्ट पावरफुल जो राजा थे उनका नाम क्या था, कीर्तिवर्मन। नेक्स्ट आता है इसी में द सोलंकीज।
गुजरात वॉज रूल्ड बाय द सोलंकीज। गुजरात में किसका शासन चलता था? सोलंकीज, ऑल्सो नोन एज द चालुक्यास ऑफ गुजरात, जिसको गुजरात के चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। सिद्ध राजा वॉज द मोस्ट फेमस सोलंकी रूलर। अब यहाँ पर ऊपर तो बात होती है अपने चंदेल वंश की फेमस रूलर की, अब बात होती है सोलंकी का जो फेमस राजा था वो कौन था? तो सिद्ध राजा। The Solankis built many famous temples such as the Delwara temple in Rajasthan and the Modhera Sun temple in Gujarat। अंडरलाइन कर देना यहाँ पर उन्होंने कौन कौन से टेम्पल बनवाए थे। देलवाड़ा टेम्पल राजस्थान के अंदर है और मोधेरा सन टेम्पल जो है वो कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। द सन टेम्पल वॉज बिल्ट बाय किंग भीमदेवा। सन टेम्पल को किसने बनाया था? राजा भीमदेव ने बनाया था। कब बनाया था? इन 1026 CE। इट हैज़ ए लार्जर रेक्टेंगुलर स्टेप्ड टैंक। उसके अंदर क्या था? रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है? आयताकार। स्टेप्ड टैंक ऐसा टैंक जिसके अंदर सीढ़ियाँ थी। विच वॉज यूज टू स्टोर प्योर वाटर, जिसको हम किसके यूज़ में लेते थे? पानी भरने के काम में लेते थे। अभी भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पुराने, अब तो कोई नहीं बनाता है टैंक, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराने मकान नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे आपके नाना के या दादा के हाथ से जो मकान बनाए हुए होंगे उसके अंदर टैंक होता है और उसमें सीढ़ियाँ भी होती हैं। अब अपन जो पढ़ेंगे, पहले अपन ने नॉर्थ का पढ़ लिया था, द रूलर्स इन द डेक्कन। अब कहाँ के शासन पढ़ेंगे? डेक्कन क्षेत्र के। द एरिया बिटवीन द नर्मदा एंड द कृष्णा रिवर, ये कहाँ पर आता है? डेक्कन। नर्मदा और कृष्णा रिवर के बीच में इन वेस्टर्न इंडिया इज नोन एज द डेक्कन, जिसको किस नाम से जाना जाता है? डेक्कन या दक्कन के नाम से। सम ऑफ द प्रोमिनेंट किंगडम ऑफ डेक्कन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड वर यादव्स, द वेस्टर्न और द लेटर चालुक्यास, द Kakatis and the Hoysalas। The most important kingdom of the area was the Rashtrakuta kingdoms। कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? यादव्स आते हैं, द वेस्टर्न और द लेटर चालुक्यास, द कैकतीस, होयसाल, और द मोस्ट इंपोर्टेंट किंगडम जो एरिया आता है वो कौन से वंश का आता है? राष्ट्रकूट किंगडम का आता है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का आता है। फर्स्ट अपने को जो दे रखा है वो भी किसके बारे में दे रखा है? राष्ट्रकूट के बारे में ही दे रखा है। इनका शासन कहाँ से कहाँ तक चला था? 600 CE से लगाकर 1000 CE तक। द राष्ट्रकूटास रोज टू पावर इन द 8th century अंडर किंग दंती दुर्ग। देखो क्या दे रखा है? राष्ट्रकूट वंश जो था उसका उद्भव कब हुआ था? 8th century में। कौन से राजा के अंडर में हुआ था? दंती दुर्ग। राजा का नाम है, अंडरलाइन कर देना। 753 CE 756 CE अलोंग विथ हिज सक्सेसर कृष्णा फर्स्ट। ठीक है, इसके सक्सेसर कौन थे? कृष्णा फर्स्ट। दंती दुर्ग एस्टैब्लिश हिज रूल ओवर प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। दंती दुर्ग ने अपना जो साम्राज्य स्थापित किया था वो अभी प्रेजेंट डे में क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। विथ हिज कैपिटल एट मालखेड़ नियर शोलापुर। उनके कैपिटल का नाम क्या था? मालखेड़, जो किसके पास में? शोलापुर के पास में है। The Rashtrakoot ruler were great patrons of art, architecture and literature and promoted the growth of regional language, especially कन्नड़। क्या दे रखा है? पैट्रॉन्स। पैट्रॉन्स का मीन्स होता है संरक्षक करने वाला, जो इनको सेव करके रखता है, जो इनको संरक्षण देता है, जिसे अपने पेरेंट्स के बारे में भी कहा जाता है। राष्ट्रकूटा रूलर्स वर गेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट। कला के क्षेत्र में आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साहित्य, जो भी ग्रंथ लिखे गए। एंड प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज। साथ ही साथ उन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषा, स्पेशली कौन सी भाषा थी? कन्नड़, उसको क्या किया? प्रमोट किया, यानी कि उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया था। दे आर ऑल्सो फेमस फॉर कमिशनिंग द कैलाश टेम्पल एट एलोरा एंड द रॉक कट केव्स एट एलिफेंटा ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई। उसके अलावा क्या दे रखा है यहाँ पर? दे आर ऑल्सो फेमस फॉर कमिशनिंग द कैलाश टेम्पल, नाम सुना होगा आपने, एट एलोरा, जो कहाँ पर है? एलोरा। एंड द रॉक कट केव्स एट एलिफेंटा। रॉक कट केव्स का मतलब गुफाओं, चट्टानों को काटकर जो केव्स, गुफाएं बनाई गई है, एलिफेंटा ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई। उसके अलावा कोस्ट ऑफ मुंबई, ये भी किनके समय में फेमस थे? राष्ट्रकूट के समय में। अभी भी हम लोग अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनको देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है? रॉक कट केव्स, और ये चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, द त्रिपिटीय स्ट्रगल। ये भी इनके समय में हुआ है, इसीलिए इससे रिलेटेड बता रखा है। त्रिपिटीय स्ट्रगल को आप हिंदी में लिख देना त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या लिखोगे?
त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कि आपने हमेशा ये देखा होगा कि दो पार्टी आपस में झगड़ती है। यहाँ पर कितनी पार्टी झगड़ रही है? 3, यानी कि यहाँ पर 3 पक्षों के बीच में युद्ध हो रहा है। और इसमें क्या होता है, वो 3 पक्ष आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। उनको ये भी पता नहीं चलता है कि उनकी पावर्स जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही, कम होती जा रही है। और ऐसे में अदर कोई राजा आता है, दूसरा कोई राजा आता है, वो उसका फ़ायदा उठाता है और यहाँ पर दूसरा अपना शासन स्थापित कर लेता है। द रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूट डायनेस्टी ऑफ्टन फोर्ट स्पेशली फॉर द कंट्रोल ओवर कन्नौज। देखो क्या दे रखा है, कौन कौन से त्रिपक्षीय थे? गुर्जर प्रतिहार 1, पाल 2 और राष्ट्रकूट 3। ये तीनों डायनेस्टी आपस में झगड़ती रहती थी, फोर्ट लड़ाई करती रहती थी। किस लिए? कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। कन्नौज वॉज देन अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी। क्या दे रखा है? कन्नौज वॉज देन अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी, एक संप्रभुता का प्रतीक था। कौन सा क्षेत्र? कन्नौज। एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा क्षेत्र था। तो उसके लिए ये तीनों जो डायनेस्टी थी, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये आपस में झगड़ते रहते थे। अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी, इट वॉज वेल सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न प्लेन। इस वेल सिचुएटेड का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छी तरह से। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ? हु एवर कैप्चर्ड कन्नौज कुड कंट्रोल द गंगा वैली। उसका परिणाम क्या निकलता? जो कोई कन्नौज के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेगा, उसका अधिकार गंगा वैली के ऊपर भी हो जाएगा। सिंस देयर वर 3 पार्टीज इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, ये 3 पार्टियों के बीच का विवाद था। हिस्टोरियन डिस्क्राइब इट इज़ द त्रिपिटीय स्ट्रगल। हिस्टोरियन इतिहासकारों ने इसको क्या नाम दिया है? त्रिपिटीय स्ट्रगल। इसका मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष। दिस 3 किंगडम वर ऑलमोस्ट इक्वल इन स्ट्रेंथ। अब ये तीनों जो राजा थे, ये इनकी जो शक्ति थी ऑलमोस्ट सबकी बराबर थी। वो कहता है मैं पावरफुल बनूँ या कोई दूसरा पावरफुल नहीं, यहाँ पर तीनों ही बराबर रूप से पावरफुल थे। सो द विक्ट्री ऑफ वन किंग ओवर द अदर डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, यानी कि किसी एक राजा का प्रभाव बहुत समय तक नहीं रहा था। This kingdom were so busy in fighting among themselves that they did not realize how weak they all had become। देखो क्या दे रखा है? This kingdom were so busy in fighting। तीनों जो साम्राज्य के लोग थे वो क्या करते थे? आपस में झगड़ते रहते थे। तो they did not realize how weak, तो उनको ये भी पता नहीं चला कि वो धीरे धीरे कमजोर कैसे हो रहे हैं। Around the end of 10th century AD, अब क्या दे रखा है? End of 10th century AD, these powers declined almost simultaneously and other dynasty came into existence। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। ये तीनों आपस में झगड़ते रहते हैं और कोई अदर डायनेस्टी आती है और यहाँ पर अपना पावर स्थापित कर देती है। मोस्ट ऑफ दिस वर राजपूत। उसमें कौन से थे? मोस्ट ऑफ, सबसे ज़्यादा जो थे वो कौन से थे? राजपूत थे। तो यहाँ पर अपने 2 फिनिश हो जाते हैं, नॉर्थ के राजा भी फिनिश हो जाते हैं और डेक्कन के राजा महाराजा थे। उसमें मेन आपको एक ही दे रखा है राष्ट्रकूट के बारे में, और ये त्रिपिटीय स्ट्रगल दे रखा है। और ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपको बता रखा है कि किस प्रकार से वो लोग आपस में झगड़ रहे थे और उनका फ़ायदा कोई और उठाता है, और वो कौन उठाते हैं? राजपूत से उठाते हैं। अब आता है फॉरेन इन्वेडर। अब जो विदेशी आक्रमणकारी कौन आए थे उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये तो हमने अपने देश के बारे में जो दे रखे थे उसके बारे में, अब विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन आए थे उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट 7 कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 6 में हमने पढ़ा था हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 2 कैटेगरी पढ़ी थी। एक को कंटिन्यू करेंगे आप पैरासाइट को। मैंने लास्ट पढ़ाया था सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है तो वो बता दिया था मैंने। उसमें एग्जाम्पल दे दिए थे, यीस्ट, मशरूम एट्सेट्रा लिए थे। ये यहाँ पे बेनी बैक्टीरिया लिए थे हमने। उसके बाद पैरासिटिक में पढ़ा रही थी आपको, जिसको मैंने बोला था लिविंग इन अनादर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरी बॉडी पे डिपेंड रहते हैं। मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर मैंने रहने दिया है। स्ट्रक्चर जो था वो पढ़ा था कि एक पैरासिटिक बॉडी होती है, दूसरी होस्ट बॉडी होती है। होस्ट बॉडी दैट मीन्स ये इसको फायदा दे रहा है ना। पैरासिटिक बॉडी इसका फूड खींच रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और जिस ये पैरासिटिक बॉडी कहलाएगी, ये होस्ट बॉडी कहलाएगी। जिस स्ट्रक्चर के थ्रू ये अपना फूड एब्जॉर्ब कर रहा है या खींच रहा है, जिसको हम बोलते हैं होस्टोरिया। होस्टोरिया फूड एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है। होस्टोरिया फॉर एब्जॉर्बिंग फूड फ्रॉम द होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी से फूड खींचने वाली स्ट्रक्चर जो
होता है उसको हम हॉस्टोरिया बोलते हैं। ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। हॉस्टोरिया की यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन बना दी थी, आप नोट्स में भी ऐसे ही लिखोगे, आप उसको राइट करोगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेती हूँ आपका पैरासिटिक ही है, उसका एक एग्जाम्पल पढ़ाना रह गया था जिसको आज कंटिन्यू करेंगे कि पैरासाइट के भी 2 टाइप होते हैं। वापस पैरासाइट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं ना। एक वो होते हैं जो टोटली होते हैं, टोटली दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, अपना कुछ भी नहीं करेंगे। पार्शियल पैरासाइट जो थोड़ी सी चीज़ के लिए डिपेंड रहते हैं, मतलब टोटल पैरासाइट फुल्ली डिपेंड। पार्शियल पैरासाइट कुछ पार्ट के लिए या कुछ चीज़ के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहेंगे, बट कुछ प्लांट जो है वो अपना खुद वो प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है मिसलटो इज अ पार्शियल पैरासाइट, ये इसका एग्जांपल हो गया। और टोटल पैरासाइट का एग्जांपल क्या है, अमरबेल और कस्कुटा। ये क्या होता है, अमरबेल जो होती है, आपने कॉमन नाम सुना हो इसका ये कस्कुटा नाम है। अमरबेल जो होती है ना वो दूसरे प्लांट के, क्योंकि इसका स्टेम वीक होता है तो वो दूसरे प्लांट के सहारे ऐसे ऐसे चढ़ती है। आपने बहुत सारे इस प्लांट देखे होंगे जो उनका खुद का कुछ ऐसा स्टेम जो होता है वो वीक स्टेम होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता इतना कि वो स्टेबल स्ट्रेट पोस्चर में खड़ा रह सके। अगर वो खड़ा नहीं रह सक रहा है ना, तो इसके लिए वो क्या कर रहा है, दूसरे प्लांट का स्टेम यूज में ले रहा है, दूसरे प्लांट के स्टेम के चारों तरफ ऐसे कॉइल होके मुड़ के जा रहा है और ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर क्यों चढ़ना पड़ता है उसको, सनलाइट के लिए। सनलाइट का मिलेगा उसको ऊपर, अगर वो नीचे ग्राउंड में फैलेगा तो दूसरे प्लांट की शेडो की वजह से उसको सनलाइट नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ऐसे वो कर देता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं, बेल, जितनी भी बेलें होती है ना, बेल हम उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका खुद का स्टेम इतना वीक होता है कि वो दूसरे प्लांट की उनको हेल्प लेनी पड़ती है। तो वो होता है कस्कुटा अमरबेल। ये क्या करता है, उसी के सहारे चढ़ता है और उसी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका एग्जाम्पल हो गया कस्कुटा अमरबेल, जो टोटली डिपेंड ऑन अदर प्लांट। ऐसा प्लांट जो टोटली दूसरे प्लांट पे डिपेंड है, रहने के लिए भी और मतलब अपनी साइज को बड़ा करने के लिए भी, और एज वेल एज फूड के लिए भी। ठीक है, तो ये हो जाते हैं टोटल पैरासाइट, फुल्ली पैरासाइट होते हैं ना ये। और पार्शियल पैरासाइट जो होते हैं मिसलटो इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अमरबेल और कस्कुटा, और दोनों एक ही नाम। मिसलटो जो होगा वो पार्शियल पैरासाइट होता है। पार्शियल पैरासाइट क्यों होता है, क्योंकि ये कुछ पार्ट होस्ट बॉडी से लेगा, बट ज़्यादातर कुछ पार्ट वो अपनी बॉडी में खुद अपने लिए बना सकता है। जैसे यह एग्जाम्पल बुक में दे रखा है, आप रीड करो। मिसलटो इज अ पार्शियल पैरासाइट, दिस प्लांट हैज़ ग्रीन लीव्स। बस क्लियर हो गया, क्योंकि मिसलटो में क्या होता है, ग्रीन लीव्स होती है। तो आप ऐसे लिखो, दे हैव ग्रीन लीव्स। इसके अंदर क्या होती है, ग्रीन लीव्स होती है। बस ग्रीन लीव्स होगी तो वो कुछ पार्ट तो बनाएगा ना अपना। ग्रीन लीव्स वाले प्लांट क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रोपिक। लेकिन ये पूरी तरह से ऑटोट्रोपिक नहीं है, इसलिए इसको किस में रखा, पैरासाइट में। और पैरासाइट का भी कौन सा है, पार्शियल। क्यों, क्योंकि इसमें ग्रीन लीव्स होती है। और ग्रीन लीव्स के कारण देखो यहाँ लिखा है, दिस प्लांट हैज ग्रीन लीव्स एंड कैन सिंथेसाइज इट्स ऑन फूड। क्योंकि इनमें ग्रीन लीव्स होती हैं, जिस वजह से ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज यानी फॉर्मेशन कर सकती है, बना सकती है ना। बट इट रिसीव वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट ऑन विच इट ग्रोज। लेकिन ये किस चीज़ के लिए, सिर्फ वाटर और मिनरल्स के लिए दूसरे प्लांट पे ये डिपेंड रहती है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे नोट्स में, ग्रीन लीव्स होती है इसमें, तो ये क्या कर सकती है, कैन synthesize their food, can synthesize their food। ये अपना खाना खुद बना सकती है, यहाँ पे हो जाएगा। वहाँ पे फिर लास्ट में क्या लिखा है, बट इट रिसीव वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट ऑन विच इट ग्रोज। लेकिन अपना वाटर और मिनरल्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वाटर एंड मिनरल्स, ये 2 चीज़ें वो कहाँ से लेगी, होस्ट प्लांट। मैं बोल भी रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। क्या करती है ये, होस्ट प्लांट से अपना वाटर और मिनरल ले लेती है। मतलब ये कि पार्शियल इसलिए बोला क्योंकि खाना तो ये खुद बना रही है, लेकिन वाटर और मिनरल के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पार्शियल। पार्शियल मीन्स
कुछ पार्ट के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड होती है, जिसकी वजह से इसको पैरासाइट में रखा, सिर्फ एक चीज़ के लिए, क्योंकि ये खाना जो है वो खुद बना रही है, पर वाटर मिनरल इसको कहीं और से लेना पड़ता है, जिस वजह से इसको पैरासाइट की कैटेगरी में रखा। पैरासाइट यानी परजीवी, दूसरों पे डिपेंड रहने वाला। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया पूरा पैरासिटिक। तो आपको पैरासिटिक समझने के लिए क्या चाहिए? पैरासिटिक में आप सबसे पहले तो होस्ट बॉडी क्या है, पैरासिट बॉडी क्या है, उसके बाद होस्टोरिया स्ट्रक्चर क्या है, ये समझ लो। उसके बाद में आप ये समझ लो कि पैरासाइट के वापस 2 टाइप्स होते हैं। हो सकता है मैं एग्जाम में या टेस्ट में आपको दे दूँ डिफरेंस बिटवीन टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल और टोटल पैरासाइट में आप डिफरेंस बताओ, तो आप ये बता सकते हो, बस क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको लेती हूँ थर्ड टाइप का जो हमारा कैटेगरी है, वो है सिम्बायोटिक। हमने जैसे पढ़ा, सबसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? पैरासिटिक पढ़ा। सबसे पहले सेप्रोफिटिक पढ़ा, सेप्रोफिटिक के बाद में हमने पैरासिटिक कर लिया। अब पैरासिटिक के बाद में तीसरा क्या दे रखा है बुक में? सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक की हेडिंग डाल देते हैं हम। क्या होता है सिम्बायोटिक? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये क्वेश्चन आपकी बड़ी बड़ी क्लासेस में भी आता है, और अभी भी मैं इसका टेस्ट में क्वेश्चन ज़रूर डालूंगी। टेस्ट में तो डालूंगी, उसके बाद एग्जाम की बात करते हैं। सिम्बायोटिक का मीनिंग क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड बेनिफिशियल टू ईच अदर। 2 ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर, 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। अभी तक मैंने जो पैरासिटिक पढ़ाया आपको, उस पैरासिटिक में ये था कि एक पैरासिटिक बॉडी होस्ट बॉडी पे डिपेंड है, तो पैरासिटिक बॉडी को होस्ट बॉडी से फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, फूड ले रहा है वो वहाँ से। लेकिन होस्ट बॉडी को पैरासिटिक बॉडी से कोई बेनिफिट नहीं है। होस्ट बॉडी को पैरासिटिक बॉडी से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ चीज़ का फायदा हो ही नहीं रहा है। बट सिम्बायोटिक में लिखा है हमने 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर। यहाँ पे आप इसका एक पॉइंट बनाओ, 2 डिफरेंट अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे लिखो लाइव टुगेदर, 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, लाइव टुगेदर एंड बेनिफिशियल टू ईच अदर, ये लिखा है ना बुक में, एंड बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। बेनिफिट यानी दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है, जिसको मैं आपको पैराग्राफ में रीड नहीं करवा के मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी शॉर्ट में, कि कैसे समझ सकते हो। ये जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वो 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, एग्जाम्पल दिया है लाइकेन्स, इसको समझते हैं। ये 9th क्लास में भी ये टॉपिक है, LICHEN। ये जो होता है एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लाइकेन इसको एक नाम दिया है, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ सर्वाइव कर रहे हैं। एज अ फ्रेंड मान लो कि 2 बेस्ट फ्रेंड है। जैसे फर्स्ट है एल्गी, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा फंजाई। फंगस यानी सिंगुलर, है ना। तो अब जो एल्गी है और दूसरा है फंजाई, दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों बेस्ट फ्रेंड है, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, दोनों एक साथ रहते हैं। तो दोनों एक साथ रहते हैं तो इसको हम एल्गी फंजाई नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे इसको? लाइकेन। दैट मीन्स ये कि इनकी फ्रेंडशिप को नाम दे दिया हमने और उसका नाम है लाइकेन। ये क्या है? एक रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या होता है? एक लाइकेन्स होता है जिसके अंदर 2 ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, एक होता है एल्गी, दूसरा होता है फंजाई। अब याद रखना, एल्गी जो ग्रीन कलर की काई होती है, कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है। दैट मीन्स इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, तो ये अपना खाना खुद बना सकती है। तो इसका आगे हम लिख देते हैं ऑटोट्रोफिक। क्योंकि ये ग्रीन होता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बना सकता है, बट ये नहीं बना सकता। अभी हमने पढ़ा था सेप्रोफिटिक लास्ट क्लास में, वहाँ पे हमने फंजाई को क्यों लिया था? क्योंकि ये अपना फूड नहीं बना सकता। तो फंजाई जो होता है वो हीट्रो हो जाता है। ये क्या है? हीट्रो, फॉर अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहने वाला। अब आप याद रखना, एल्गी ऑटोट्रोपिक है तो ये अपना फूड खुद बना रही है, फंजाई हीट्रोट्रोपिक है तो ये अपना फूड नहीं बना रही है। तो अब क्या होगा? एल्गी फूड बनाती है, तो एल्गी क्या करेगी? इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो फूड इसके पास बन रहा है वो फूड इसको दे देगी। किसको दे देगी? फंजाई को। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को किसी चीज़ की नीड होती है तो आप देते ही हो, उसको प्रोवाइड करवाते हो। जस्ट लाइक सेम दैट एल्गी अपना फूड इसको दे देगी। किस प्रोसेस के थ्रू बना हुआ फूड? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये ग्रीन होती है।
तो ये इसको क्या देगी, फूड। और क्योंकि इसकी बॉडी से बड़ी होती है, जैसे आपने देखा होगा ना, फंजाई जो होती है, मशरूम छतरियाँ होती है, बारिश के दिनों में छोटी छोटी अम्ब्रेलाज ग्रो कर जाती है। हमारे जो बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं, उन प्लांट्स के नीचे छोटी छोटी मशरूम या छोटी छोटी अम्ब्रेला उग जाती है। वो एक्चुअल में क्या है, फंजाई। तो वो अपना खाना खुद नहीं बनाती, इसलिए वो क्या करेगी, इसका बॉडी का शेप बड़ा होता है इससे। ये तो काई होती है हरे रंग की, ग्रीन, ये तो जिसमें हमारा पैर स्लिप हो सकता है। इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है, खाना खुद बना सकती है, बट अगर इसको ज़मीन से वाटर और मिनरल चाहिए तो वो इसको नहीं मिल पाएंगे। तो वो इसको कौन देगा, ये वाला देगा। जैसे इसने इसको फूड दिया, वैसे ही ये इसको क्या देगा, वाटर एंड मिनरल्स। तो आप यहाँ पे लिख दो एरो के पास में, ये इसको क्या देगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको नहीं दिखेगा, ये इसको देगा वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, एल्गी इसको फूड देगा, फंजाई इसको वाटर एंड मिनरल्स देगा। दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, 2 ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। 2 एक साथ रह रहे हैं ऑर्गेनिज्म, और दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, कोई किसी का शोषण हरेसमेंट नहीं कर रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है एक दूसरे से। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या नाम देते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखो, और किसी को नाम नहीं दिया, इसको क्या नाम दिया, रिलेशनशिप नाम दिया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। तो मैं इस क्लास को अब खत्म करती हूँ। आपको जो ये पैराग्राफ है, इसमें से मैंने जो यहाँ पे समझाया, आप उसको लैंग्वेज में ना समझ करके इस तरह से समझो तो आपको याद रहेगा। आप चाहो तो टेस्ट में, एग्जाम में ये तरीका लिख सकते हो, शॉर्ट में रहेगा, आपको याद रहेगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपन ने पूर्णांक चैप्टर नंबर 1 के बारे में चर्चा की थी, और कल अपन ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में जानकारी ली थी। आज अपन आगे बढ़ते हुए चिन्ह ज्ञान, चिन्हों का ज्ञान टॉपिक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि चिन्हों में प्लस प्लस वाली संख्या का गुणा होता है, माइनस माइनस वाली संख्याओं का गुणा होता है, प्लस की संख्या और माइनस की संख्या का गुणा होता है, माइनस की संख्या और प्लस की संख्या का गुणा होता है। ये सब क्या है, इसके बारे में अपन डिटेल जानकारी लेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले प्लस की कोई संख्या है, अगर उसका गुणा मैं प्लस की संख्या से करता हूँ तो हमेशा आंसर मेरा प्लस का आंसर आएगा। सपोज मैंने ले ली कोई भी प्लस की संख्या 3 ले ली, और उसका गुणा में प्लस की संख्या कोई 2 ले ली मैंने, उससे किया तो मेरा आंसर हमेशा प्लस में आएगा। और 3 का गुणा मैं 2 से करूँगा तो 6 अपने आप में प्लस है, 6 पे प्लस लगाऊँ या नहीं लगाऊँ तो अपने आप में प्लस ही रहता है। दूसरी स्टेप बात कर रहा हूँ मैं आगे, अगर मैं ले रहा हूँ माइनस की कोई संख्या है और उसका गुणा मैं माइनस की संख्या से करता हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा, प्लस। जैसे कोई माइनस की संख्या ली, उसको मैंने माइनस की संख्या से गुणा किया तो आंसर मेरा क्या आ रहा है, प्लस। जैसे सपोज मैंने ले लिया -5, क्या ले लिया, -5, और उसका गुणा अगर मैं -4 से करता हूँ तो मैं माइनस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, प्लस। और मैंने आपको पहले ही बताया था प्लस अपने आप में प्लस है, किसी संख्या के आगे प्लस लगा हुआ नहीं रहता है। अगर धनात्मक है तो वह संख्या पहले से ही प्लस में होती है। तो माइनस का गुणा मैंने माइनस से किया तो क्या आएगा, प्लस। 5 का गुणा मैं 4 से करूँगा तो क्या आएगा, 20, और 20 अपने आप में क्या है, प्लस में। ठीक है, जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं तीसरी कंडीशन पे चलते हैं अपन। तो प्लस की कोई संख्या है, अगर उसका गुणा मैं माइनस की संख्या से करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस, यानी माइनस की संख्या आएगी। सीधी गणित ये है कि प्लस की कोई संख्या है, उसका गुणा मैं माइनस की संख्या से करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस की संख्या। जैसे सपोज मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि प्लस के 4 ले लिए, प्लस के 4 ले लिए और उसका गुणा मैं -3 से करता हूँ। ये प्लस के 4 हो गए, ये गुणा का गुणा, और ये -3। प्लस के 4 का गुणा मैं -3 से करूँगा, मेरा सबसे पहले आंसर किस में आएगा, माइनस में, तो पहले माइनस लगा देता हूँ। और 4 का गुणा मैं 3 से करूँगा तो क्या आएगा, -12।
ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। चौथा, माइनस की संख्या का गुणा मैं प्लस की संख्या से करता हूं तो भी मेरा आंसर किस में आएगा? माइनस में। जैसे सपोज मैंने माइनस की संख्या कोई ले ली, माइनस की 6 ले लिए। क्या ले लिए? माइनस के 6, और उसका गुणा मैं प्लस के 3 से करता हूँ। किससे करता हूँ? प्लस के 3 से। देखो ये माइनस के 6, ये इंटू और ये प्लस के 3। माइनस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से करूँगा तो मेरा आंसर माइनस में आएगा। पहले मैंने माइनस लगा दिया, और 6 का गुणा मैं 3 से करूँगा तो क्या आएगा? 6 या 18। ये हो गया। अपन प्लस की संख्या का गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस आएगा, माइनस की संख्या का गुणा माइनस से करते हैं तो भी प्लस आएगा। यानी सीधी गणित ये है कि दो समान चिन्हों का आपस में गुणा होता है तो हमेशा प्लस आता है। देखो ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस आया, ये दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस आया, और ये दोनों अलग लगे असमान चिन्ह हैं, और असमान चिन्हों का गुणा आपस में करने पर माइनस आता है। ये तो हो गया अपने प्लस माइनस वाली बात। इसी तरह सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है। भाग में भी यही तरीका है। सबसे पहला पॉइंट यही कि किसी भी प्लस की संख्या के अंदर मैं भाग देता हूँ प्लस की संख्या का तो मेरा आंसर भी क्या आएगा? प्लस। सेम टू सेम, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही पैटर्न है पूरा का पूरा। उसी प्रकार इसके अंदर भी यही, माइनस की संख्या के अंदर मैं माइनस की संख्या का भाग दूंगा तो क्या आएगा? प्लस आएगा इसके अंदर। तीसरी कंडीशन में भी यही बनेगा आपका। ये मैंने क्या लिखा था? प्लस का गुणा माइनस से क्या था? वैसे ही प्लस की संख्या के अंदर मैं माइनस की संख्या का भाग दूंगा तो भी मेरा आंसर क्या आएगा? माइनस की संख्या। और चौथी कंडीशन में क्या होगा? माइनस की संख्या के अंदर मैं भाग लगाऊंगा प्लस की संख्या का तो मेरा आंसर क्या आएगा? माइनस। ठीक है, देख लो इसके एग्जाम्पल भी बता देता हूँ मैं आपको। मान लो सपोज मैंने यहाँ लिख दिए 4, क्या लिख दिए? 4 प्लस के, ये प्लस के। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ 4 प्लस के। इसके अंदर में प्लस की संख्या मान लो 2, तो 2 का मैं भाग लगा रहा हूँ तो प्लस के 2 आएंगे, तो प्लस अपने आप में प्लस ही होता है। इसी प्रकार यहाँ पे एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देख लो। यहाँ माइनस की संख्या और नीचे भी माइनस की संख्या। यहाँ मैंने लिख दी माइनस की संख्या, -10 लिख दिए। क्या लिख दिए? -10। और मैंने -10 में मैंने -2 का भाग दिया। किसका भाग दिया? -2 का। तो मेरा आंसर क्या आएगा? प्लस के 5 है तो प्लस के 5 आंसर आएंगे, प्लस के आंसर आएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस के अंदर माइनस का भाग दिया प्लस आया है। उसी प्रकार यहाँ माइनस के अंदर माइनस का भाग दूंगा तो प्लस के 5 आएंगे। तीसरी कंडीशन देखना आगे वाली। तीसरी कंडीशन में प्लस की संख्या के अंदर मैं भाग दे रहा हूँ माइनस की संख्या का। मान लो सपोज मैंने प्लस की संख्या लिख दी 12। क्या लिख दी? 12। और इसके अंदर मैं भाग दे रहा हूँ माइनस की संख्या। माइनस की संख्या मैंने लिख दी 4। ये 4 माइनस के आगे, और मैंने प्लस की संख्या के अंदर माइनस के 4 का भाग दिया तो मुझे आंसर में किस क्या मिल रहा है? माइनस की संख्या। और 4 का भाग दे रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेंगे? माइनस के 3। नेक्स्ट कंडीशन देखो आगे कि माइनस की संख्या के अंदर भाग देना है प्लस की संख्या, और मुझे आंसर क्या मिल रहा है? माइनस की संख्या। सपोज मैंने माइनस की संख्या ले ली, माइनस के 25 ले लिए। क्या ले लिए? माइनस के 25। और मेरे को भाग देना है प्लस की संख्या का। सपोज मैंने प्लस की संख्या 5 ले ली। इसका कौन सी संख्या ले ली? 5। तो 5 का मैं भाग -25 में दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस की संख्या मिलेगी, और माइनस के 5 इसके आंसर आएंगे। इसको एक बार देख लेना ध्यान से। प्लस की संख्या का प्लस संख्या से गुणा करेंगे प्लस आएगा, माइनस की संख्या का माइनस की संख्या से गुणा करेंगे प्लस आएगा, प्लस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से करेंगे माइनस आएगा, माइनस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से करेंगे तो माइनस आएगा। उसी प्रकार ये भाग में भी ये प्लस की संख्या के अंदर प्लस की संख्या का भाग देंगे तो प्लस आएगा, माइनस की संख्या का माइनस की संख्या में भाग देंगे तो भी प्लस आएगा, और प्लस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग लगाएंगे तो माइनस आएगा, और माइनस की संख्या के अंदर प्लस की संख्या का भाग लगाएंगे तो माइनस आएगा। नेक्स्ट ये तो हो गया अपन जोड़ वाक्य गुणा और भाग में। नेक्स्ट अपन जोड़ वाले में थोड़ा देख लेते हैं। जोड़ में कैसा जोड़ कैसे करते हैं, माइनस की और प्लस की जोड़ कैसे होती है। सपोज एग्जांपल अपन नॉर्मल जोड़ करते हैं। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया सपोज 5 + 3, तो फटाक से आप बोलोगे 5 + 3 8 होते हैं। जैसे ही अगर कोई प्लस वाली और माइनस वाली संख्या आ जाती है तो अपन घबरा जाते हैं। तो ये कैसे क्या होगा, एग्जाम्पल तौर पे देखना कि मान लो मैंने यहाँ लिख दिया -5, क्या लिख दिया -5, और यहाँ मैंने लिख दिया प्लस के 3। अब आप विचार करोगे ये इसका आंसर क्या आएगा, इसको हल कैसे करें। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जो संख्या बड़ी है उसको पकड़ना है और उसका चिन्ह देखना है। सबसे पहले आपको देखो इसके अंदर पहले चिन्ह बाद में देखना, पहले संख्या देखो। संख्या कौन सी बड़ी है, आपको संख्या देखो 5 बड़ी दिख रही है,
और 3 छोटे दिख रहे हैं। मैंने चिन्ह की बात नहीं की है, मैंने संख्या की बात की है। संख्या क्या बड़ी है 5, और 5 का चिन्ह क्या है माइनस का। जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगेगा। 2 संख्या की बात कर रहा हूँ, 3 संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अपने पास एक प्लस की है और एक माइनस की है, कंडीशन क्या होगी, जब एक प्लस की हो और एक माइनस की हो, जिसमें बड़ी संख्या को पकड़ना है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन। देखो मैंने आपको वैसे ही तरीका बताया, जैसे इसमें 5 बड़े, तो सबसे पहले देखना 5 के आगे चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो पहले माइनस का चिन्ह लगा दो। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई कि जो संख्या बड़ी है उस बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देना है। बड़ी संख्या 5 है और 5 में मैं 3 को घटाऊंगा, क्या आएंगे 2, ये माइनस के 2। कैसे, वापस सुनना ध्यान से। जब एक प्लस की हो, जब एक माइनस की हो, तब क्या करना है, बड़ी संख्या को पकड़ना है। बड़ी संख्या को मैंने पकड़ लिया 5, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, लगा दिया मैंने, और बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देना है। ये तो क्या एग्जाम्पल। ऐसे एग्जाम्पल दूसरा देख लेना आप नॉर्मल तरीके से। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया माइनस के 8 लिख दिए, या मैंने यहाँ लिख दिए प्लस के 10 लिख दिया। अब वापस कंडीशन वही, देखो मैंने क्या बोला, एक प्लस की और एक माइनस की। अब यहाँ देखो प्लस की एक दिख रही है और एक माइनस की दिख रही है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना कि बड़ी संख्या कौन सी है, 10। 10 किसके, प्लस के। तो आपको प्लस का चिन्ह लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लस अपने आप में प्लस ही रहता है। कोई भी संख्या जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वह संख्या प्लस की है। ठीक है, तो देखो 10 यहाँ प्लस के और माइनस के 8 है। 10 प्लस के, बड़ी संख्या प्लस की है, तो प्लस के 10 में से माइनस के 8 गए, तो प्लस के क्या आएंगे 2। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, जब एक प्लस की और एक माइनस की, जब एक प्लस की और माइनस की हो तब। ठीक है, अब एक और देख लेना तीसरी कंडीशन में, जब बहुत सारी प्लस की भी आती है और बहुत सारी माइनस की आती है, तब अपन क्या करते हैं, उलझ जाते हैं कि यार ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। देखना एक बार और देख लेना नॉर्मल, -5 +3 -3 +4। जब ऐसी कोई संख्या आ जाए लंबी, तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ करके प्लस का निशान लगाना है, माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ करके माइनस का निशान लगाना। यहाँ देखना प्लस के 3 और प्लस के 4, तो प्लस के 7 है, लिख दिया, प्लस का निशान लगा दिया मैंने। प्लस के 3 दिख रहे और प्लस के 4 दिख रहे, दोनों को जोड़ा तो प्लस के 7। अब यहाँ माइनस के 5 और माइनस के 3, तो माइनस के 8। जैसे मैंने अभी बताया उसी तरीके से चलाऊँ मैं कि प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ करके प्लस का निशान, माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ करके माइनस का निशान। अब देखो वापस कंडीशन बन गई, एक प्लस की और एक माइनस की। अब वही कंडीशन वापस, जब एक प्लस की आ जाए और एक माइनस की आ जाए, तो बड़ी संख्या को पकड़ना है, बड़ी संख्या का निशान लगाना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का निशान लगा दिया, और -8 में से प्लस के 7 निकाल दिया, तो क्या रहे, -1। अब देखो ये तो हो गया अपने नॉर्मल क्या। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप हल कर लेना। ठीक है, देखना, जो कि आपको एग्जाम्पल तौर पे है, आपको घर पे बैठे बैठे हल करना है। 4 × -3, 5 × -4, तीसरा -3 × -2, चौथा -5 + 3, पाँचवा -6 + 10। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग। कल वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि 1000 वर्षों के दौरान क्या परिवर्तन हुए थे, जैसे अपन ने कालों के बारे में तो कल बताया था मैंने, शुरुआत से लगा करके 700 वर्षों तक तो है अपना प्राचीन काल, और 700 से लगाकर 1750 तक है अपना मध्यकाल, और उसके पश्चात जो है अभी तक 1750 के पश्चात अभी तक जो काल है वो अपना आधुनिक काल के मान से होता है। अपन ने कल पढ़ा था इसके बारे में, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, आपने किए होंगे वो। पहला प्रश्न था, मानचित्रकार किसे कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने कितनी बार बोला भी था, किताब में लिखा हुआ भी है कि भाई जो व्यक्ति मानचित्र का निर्माण करता है, नक्शा जो बनाता है, वो मानचित्रकार कहलाता है। दूसरा प्रश्न मैंने दिया था कि मानचित्र नंबर 1 को किस भूगोलवेत्ता ने बनाया था। तो किसने बनाया था, अल-इदरीसी ने। अरब के जो भूगोलवेत्ता थे अल-इदरीसी, उन्होंने इसका निर्माण किया था। फिर अपन ने भूगोल के बाद में अपन ने पढ़ा था, शुरुआत करी थी उसको, परंतु
इतिहासकार जो थे मिन्हाज-ए-सिराज, जिन्होंने क्या करा था, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ निकाला था उस समय। उसका आज तो अपना देश कहते हैं, हिंदुस्तान अपना देश है, भारत भी नाम है उसका, परंतु उस समय उन्होंने क्या निकाला था, उस समय उन्होंने निकाला था दिल्ली के आसपास क्षेत्र जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये वाले जो भाग थे उनके इलाकों के नाम से उन्होंने उसको नाम दिया था हिंदुस्तान। दिल्ली सल्तनत के आसपास का जो क्षेत्र था वो सब इलाके के नाम से इन्होंने दिया था। इन्हीं की अपेक्षा अनुसार जैसे कि आने वाले समय में वापस 16वीं सदी के अंदर बाबर ने दिया था, बाबर ने इसका नाम दिया था जैसे कि भूगोल है, पशु पक्षी है, जानवर है, वहाँ के रहने वाले निवासियों की संस्कृति का नाम उन्होंने दिया था हिंदुस्तान। तो इन दोनों की भी जैसे कि उन्होंने दिया था 13वीं सदी में इलाकों के नाम में दिया था, वही वापस 16वीं सदी में क्या आया, पशु पक्षियों और वहाँ के रहने वाले निवासियों के संस्कृति के रूप में उन्होंने इसका नाम दिया। उसी प्रकार से फिर से आया है 14वीं सदी में अमीर खुसरो द्वारा शब्द प्रयुक्त किया गया था हिंद शब्द, उन्होंने इसको हिंद नाम दिया था, मगर भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में पहचाना जा रहा है। वह हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक व राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो कि हम आज जोड़ रहे हैं और आज हम उस नाम को दे रहे हैं, भारत नाम से उसको हम जानते हैं। अब देखिए इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं अपन, विदेशी शब्द। इस शब्दावली के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं, विदेशी शब्द। विदेशी, जैसे कि ये विदेशी शब्द है, इस शब्द को हम आज के युग में अभी जो हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको, कि जो व्यक्ति भारत का नहीं है, जो व्यक्ति भारत में नहीं रहता हो, वो कहलाता है विदेशी, है ना। और अब देखिए उस समय अतीत में इसका क्या नाम निकलता था, इसका अर्थ निकलता था अतीत में, जब पहले पुराने जमाने में प्राचीन में इसका अर्थ निकला होगा था उनके हिसाब से कि जो विदेशी का मतलब है कि जैसे कि एक गांव से कोई व्यक्ति दूसरे गांव में है तो वो उनको उनसे उस समय वो विदेशी कहलाते थे। और अपने लिए क्या है कि भाई जो व्यक्ति भारत में नहीं रहता है, और अपन इसमें अपने लिए विदेशी शब्द वो है। और एक गांव से दूसरे गांव में जो व्यक्ति आता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, हिंदी में हम उसको परदेशी कह सकते हैं, और जैसे कि फारसी में है उसको हम अजनबी कह सकते हैं, जिसको हम उसको नहीं जानते हैं, अजनबी व्यक्ति है। ये देखो कितना फर्क आया है। उसी के अनुसार किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं कहलाते थे। समझ में आ गया? ये प्रश्न बनता है कि अतीत में विदेशी किनको माना जाता था। ये तुम्हारे प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, अपने को ध्यान में रखना है। फिर आगे आता है आपके इतिहासकार और उनके स्रोत। देखो इतिहासकार कभी भी किसी भी युग के बारे में अगर वो जानना चाहता है तो वो कितने ही प्रकार के स्रोतों को खोजता है, बहुत सारे स्रोतों का सहारा लेता है। जैसे कि पिछले साल, उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो पिछले साल पर गुप्त वंश का है, जैसे हर्षवर्धन का है, इनका उदाहरण लिया था। परंतु अब अपन क्या करेंगे कि 700 से 1750 तक का मध्यकाल का जो भाग है हम इस किताब के अंदर पढ़ेंगे। देखो इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकारों ने जिन स्रोतों का प्रयोग किया है वो बहुत सी चीजें अपने को यहाँ पर मिलेगी। जैसे कि इतिहासकार किसी भी काल के अंदर सूचना को इकट्ठा करने के लिए वो वहाँ की स्थापत्य कला, सिक्कों, शिलालेखों, अभिलेखों यानी कि पांडुलिपियों आदि पर वो निर्भर रहता था। इनके द्वारा वो सारी खोज निकालता था। पहले पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्य रूप से बढ़ गई है। अब देखिए पहले वाले में अभी वाले में क्या है, अभी अपने को क्या है कि सारे ग्रंथ मिल जाते हैं, है ना, किताबें मिल जाती है, पुस्तकें मिल जाती है, लोगों के लिखे हुए वृत्तांत मिल जाते हैं। परंतु पिछले उस समय में ये कागज नहीं हुआ करता था। अब इसका एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि 13वीं सदी के मध्य में इतिहासकार को कागज नहीं मिला, है ना, तो उसने क्या करा, पांडुलिपि के बारे में अभी अपन आगे पढ़ेंगे। पांडुलिपि में उन्होंने क्या करा कि उसमें जो कि ताड़ के पत्तों का बना हुआ है, या तो भोजपत्रों से, इसमें भूर्जी के पेड़ की छाल होती है या फिर ताड़ के पत्ते
उपलब्ध होने लग गई थी। उस समय क्या था कि कागज क्या हो गया था, सस्ता हो गया था, लोगों को सस्ता कागज मिलने लग गया, तो वो क्या करते थे कि उनकी प्रतिलिपियां उन पर डाल लेते थे। धर्म ग्रंथ, शास्त्रों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों में दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खातों आदि लिखने का उपयोग करने लगे थे। वो कागज का उपयोग करने लग गए थे, जिससे कि हमको जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब देखिए उस समय के जो धनी लोग थे, शासक जो थे, जन मठ तथा मंदिर, ये सब क्या करते थे कि पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे, एकत्रित करके रखते थे। वैसे अपने को ये अगर अपन कहीं खोजना चाहे तो ये पांडुलिपियां जो है अपने को वहीं मिलती है, मंदिरों में मिलेगी, विहारों में मिलेगी, वहीं मिलेगी अपने को। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। अब देखो अभिलेखागार क्या होता है? अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कि ये सारे पुराने ग्रंथ है, अभिलेख है, इनको सुरक्षित रखा जाता था, वो कहलाता था अभिलेखागार कहलाता था। पांडुलिपि को संग्रहित किया जाता था। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अलग अलग सारे ये अभिलेखागार बने हुए हैं, जिसमें कि वो अपने कानूनी दस्तावेज रखते हैं और उनका जो लेखा जोखे का काम होता था, हिसाब किताब का होता था, उनको भी अभिलेखागार में रखा जाता है। इसी प्रकार से देखो तुम्हारे कल मैंने 2 प्रश्न दिए थे, आज भी मैं तुमको प्रश्न दूंगी। पहला प्रश्न है अपने, अतीत में विदेशी किन्हें माना जाता था? दूसरा प्रश्न है, अभिलेखागार से क्या तात्पर्य है? इन दोनों प्रश्न को उत्तर अपने को अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे कि अपन पहले तो अपन पढ़ते थे तो क्या है कि अपन मुख्य बिंदु, अध्ययन बिंदु लिख लिया करते थे, परंतु वो अभी यहाँ पे संभव नहीं हो पा रहा है, तो अपने को कम से कम इन प्रश्नों के आंसर डेली कर लेना। ठीक है, अगली बार जब भी कल वापस क्लास में जब मिलेंगे तो इनके आंसर मैं बताऊंगी। वैसे तो किताब में आपको लिखना है। थैंक यू।